अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे लॉ गेट के हवाले से सीपीसी का ऑर्डर 39, जिसको हम बेसिकली टेम्परेरी इंजंक्शन भी कहते हैं। और इसमें है क्या, इसमें दो चीज़ें डिफ़ाइन की गई हैं। पहला टेम्परेरी इंजंक्शन डिफ़ाइन किया गया है, दूसरा ये है कि इसमें इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स की भी बात साथ ही हुई है। पहले इसके बेसिकली 10 रूल बनते हैं और पहले 5 डील करते हैं टेम्परेरी इंजंक्शन को, और नेक्स्ट जो 6 से 10 हैं वो डील करते हैं इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स को। अगर हम बात की जाए रूल 1 की, अब ये हमें क्या बताता है, केसेस इन विच टेम्परेरी इंजंक्शन में बी ग्रांटेड, इन विच सिचुएशन, इन विच केसेस, यानी वो कौन सी सूरत हाल है कि जिनमें आपको टेम्परेरी इंजंक्शन जो है वो ग्रांट किया जाए। इसमें 4 से 5 सिचुएशंस हैं। अगर आपको ख़तरा हो कि आपका जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कुछ ज़मीन के हवाले से, कोई प्रॉपर्टी के हवाले से, वो प्रॉपर्टी फर्दर सेल कर रहा है, या वो प्रॉपर्टी को ख़त्म कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, या उसमें वो डिगिंग कर रहा है, खुदाई कर रहा है, या उस पर वो गैर कानूनी तौर पर कंस्ट्रक्शंस कर रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या करेंगे, आप जाएंगे कोर्ट में, ऑर्डर 39 के तहत स्टे फाइल कर देंगे कि जनाब हम ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अब बी जो है वो इस प्रॉपर्टी जो एक्स है उसको फर्दर सेल कर रहा है, या उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, या उसमें डिगिंग कर रहा है, या उस पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, या उसको डिफ्रॉड करके उस पर फर्दर जो भी उसमें मामलात करना चाह रहा है कर रहा है। लेकिन बेसिकली उस भी प्रॉपर्टी के रिलेटेड हम दोनों में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, लेन देन का हमारे दरमियान मुआहदा हुआ है। तो मैं इस पर स्टे लगवाता हूँ कि जो हमारा मैटर है पहले इसको रिजॉल्व किया जाए, उसके बाद अगर उसका बनता है तो वो सेल कर ले, या जो वो करना चाहता है, अगर नहीं बनता तो जो मेरे मामला होता है वो मुझे दे। यानी 4 रीज़न्स हैं। क्या हैं, अगर वो सेल करना चाहे, उसको ख़राब करना चाहे, डिगिंग करना चाहे, या कंस्ट्रक्शन करना चाहे, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 9 रूल 39 रूल 1 आप स्टे ले सकते हैं इन सूरत हाल में। उसके बाद है जी हमारे पास इसका रूल 2। रूल 2 हमें ये बताता है इंजंक्शन टू रिस्ट्रेंट रेपुटेशन और कंटिन्यूएंस ऑफ ब्रीच। अब इसमें क्या है जी, इसमें यह है रूल 2 के मुताबिक एक बंदे को स्टे मिल जाता है जब उसने ऑर्डर 39 रूल 1 के तहत स्टे फाइल किया, काशिफ साहब उसको स्टे मिल गया। अब रूल 2 के तहत उसको पता चल गया जी इस प्रॉपर्टी पर, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी है जी एक्स प्रॉपर्टी है, इस पर स्टे लगा हुआ है। अब ये बंदा जो है ना बी, इस पर ए ने स्टे फाइल किया किसके खिलाफ, बी पर। अब बी जो है स्टे लगने के बावजूद उस प्रॉपर्टी में मुदाखलत कर रहा है, उस ऑर्डर को मान नहीं रहा, उस ऑर्डर की कंटेम्प्ट कर रहा है। तो लॉ ये कहता है, उसको एक बार मना करता है कि भाई बाज आ जाओ, वो जो है ना आप उसको फर्दर कंटिन्यू ना रखो उस मामले को, उस मैटर को, क्योंकि उस पर स्टे लग चुका है, उसको ना छेड़ो। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, वो नहीं बाज आता, उसको दोबारा फिर कहते हैं, अगर फिर भी बाज नहीं आता उस कंटेम्प्ट में जाते हैं, वो फिर बाज नहीं आता, उसको 6 महीने के लिए कैद कर लिया जाता है। अगर उस तीसरी सूरत हाल में पहले क्या है जी, अगर एक दफ़ा उसको जनरली तौर पर वार्निंग दी जाएगी, उसके बाद उसको जनरली तौर पर कहा जाएगा नहीं मानता, दूसरी फॉर्म में उसको 6 मंथ जो है वो कन्विक्ट कर लिया जाएगा या कैद कर लिया जाएगा, कन्फाइनमेंट में ले लिया जाएगा। अगर फिर भी बाज नहीं आता, यानी उसको कहा गया है लेकिन वो बाज नहीं आया, उसको दोबारा फिर ये कहते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टी है ना वो अटैच कर ली जाए। वो फिर भी बाज नहीं आता तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच करने के बाद उसको सेल की कर दी जाए, जो ए का बनता हुआ वो ए को दे दिया जाए, जो बी का बाकी बचता हुआ वो बी को दे दिया जाए, और जो बैलेंस अमाउंट है वो कोर्ट डिसाइड करेगी किसका कितना बचता है। ठीक है, अब ये है जी हमारा रूल 2। अब रूल 3 क्या है इसका, टेम्परेरी इंजंक्शन का। रूल 3 हमें ये बताता है बिफोर ग्रांटिंग इंजंक्शन कोर्ट टू डायरेक्ट नोटिस टू ऑपोजिट पार्टी। अब जब भी किसी चीज़ में स्टे ग्रांट करना है, दूसरी पार्टी को नोटिस करना ज़रूरी है। अब इसमें बेसिकली जब भी सरकारी दफातर आते हैं, कोई गवर्नमेंट का अदारा आता है, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आता है, तो उसके ख़िलाफ़ ऑर्डर करने से पहले आपको उस डिपार्टमेंट को कम से कम 2 दिन का और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन का, ये चीज़ें लिख लें,
ये मैं अपने पल्ले से नहीं बता रहा, लॉ की चीज़ें बता रहा हूँ। कम से कम 2 दिन का नोटिस करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा काशिफ साहब 7 दिन का नोटिस करना होगा। उसके बाद आप उसमें क्या कर सकते हैं, स्टे ग्रांट कर सकते हैं। हाँ, इसमें 2 चीज़ें ऐसी हैं, अगर आपको ख़तरा हो कि आपकी ज़मीन नीलाम हो जाएगी, आपको नोटिस करने से पहले स्टे ग्रांट कर दिया जाएगा। कोई ऑक्शन में आपकी ज़मीन पड़ी हुई है, उसकी नीलामी आ गई है, इससे पहले कि आप उस डिपार्टमेंट को नोटिस करें वो उस दिन नीलामी कर दे। लिहाजा अगर ज़मीन की आपकी नीलामी हो रही हो प्रॉपर्टी की, तो आप उस पर बगैर नोटिस के भी स्टे करवा सकते हैं। अगर आपको एक जगह से निकाला जा रहा हो, एक प्रॉपर्टी से निकाला जा रहा हो, उसमें भी आप बगैर नोटिस के स्टे ले सकते हैं। अगर आपकी एक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा हो, तबाह किया जा रहा हो, तो उसमें ऐसी सूरत हाल में भी आप बगैर नोटिस के स्टे ले सकते हैं। ठीक है, ये था जी हमारा रूल 3 यानी नोटिस टू ऑपोजिट पार्टी। अब उसके बाद आ गया हमारे पास रूल 4, स्टे मिल गया जी। स्टे किसको मिल गया है? जिसने फॉर एग्जांपल ए ने केस फाइल किया किसके खिलाफ? बी के खिलाफ। ए को स्टे मिल गया बी के खिलाफ। अब जब बी आता है, बी को नोटिस होते हैं, रूल 3 के मुताबिक होते हैं नोटिस बी को, दूसरी पार्टी को नोटिस होते हैं, वो आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू रूल 4 सेट असाइड में। ऑर्डर फॉर इंजंक्शन मे बी डिस्चार्ज वेरिड और सेट असाइड, यानी वो इसमें आके ये कहता है, वो अपने मामलात बताएगा, अपने मामलात बताने के बाद अगर वो कोर्ट को मुत्तमिन कर लेता है, सेटिस्फाइड कर लेता है, अकॉर्डिंग टू रूल 4 कोर्ट क्या करेगी? ऑर्डर को सेट असाइड कर देगी। यानी जो स्टे मिला होगा उसको खारिज करवाने की जो दरख्वास्त है, जो एप्लीकेशन है, शाह जी वो किस रूल के तहत जाएगी? वो रूल 4 के तहत जाएगी। ये मैंने लास्ट पेपर में भी पूछा था आप लोगों से कि उसके लिए एप्लीकेशन देनी होगी, प्लेंट देनी होगी, रिटर्न स्टेटमेंट देनी होगी। तो कुछ ने सही लगाया था, कुछ ने गलत लगाया था। यानी रूल 4 के तहत जो है वो एप्लीकेशन ही होगी। ठीक है, उसके बाद है जी रूल 4A। 4A इंजंक्शन टू सीज टू बी इन फोर्स आफ्टर सर्टेन पीरियड। अब जो एक वो क्या कहते हैं, स्टे होता है बेसिकली जब किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ स्टे हो, अगर वो डिपार्टमेंट उसको कंटेस्ट ना करे, तो पहले तो 6 महीने का टाइम होता था, अब वो चला गया साल पर। यानी उस स्टे की जो मुद्दत होगी वो साल तक होगी, और साल के बाद अगर वो फर्दर चलता है ठीक है, अदरवाइज़ वो खुद ही वकेट हो जाए। 1 ईयर पीरियड स्टे पीरियड। अब उसके बाद आ गया हमारे पास रूल 5, इंजंक्शन टू कॉरपोरेशन बाइंडिंग ऑन इट्स ऑफिसर्स। रूल 5 के मुताबिक एक डिपार्टमेंट पर जो स्टे होता है उसका मतलब ये होता है कि वो उसके लोगों पर भी स्टे है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यूफोन एक कंपनी है, एग्जांपल के तौर पर, ऐसा इसका सीन नहीं है कि एग्जांपल देता हूँ। यूफोन पर स्टे आ जाता है कि ये काम ऐसा नहीं करेंगे। यूफोन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यूफोन के वो नाम पर स्टे है, यूफोन का हर एम्प्लॉय उस ऑर्डर को मानने के लिए बाउंड है। ठीक है, इसी के एग्जांपल मैं एक और देता हूँ, वापडा है, वापडा डिपार्टमेंट है, उस पर स्टे आ जाता है। लिहाजा वापडा का मतलब ये नहीं है कि वो अदारा बस रिस्पॉन्सिबल है, उसके मुलाजिम नहीं है। उस स्टे का मतलब ये है कि वो स्टे उस पूरे एम्प्लॉयज़ पर भी एप्लीकेबल है, वो एम्प्लॉय भी उस स्टे को मानने के लिए बाउंड है, बाइंडिंग है उसका भी ऑर्डर। बात समझ आ गई काशिफ साहब? ये कंसेप्ट क्लियर है? यानी कि जिस भी अदारे पर स्टे आएगा, उस अदारे के साथ साथ उसके तमाम एम्प्लॉय भी उस स्टे की मद में होंगे, जद में होंगे, और वो सारे उस ऑर्डर को मानने के पाबंद हैं। ये जी था हमारा वो क्या कहते हैं रूल 5, यानी स्टे का इसमें बाइंडिंग ऑल ऑफिसर्स, ये मेरी अपनी टर्म्स है। अच्छा, ये हो गया जी। अब आ गई बात रूल 6 की। रूल 6 के मैंने बारे में आपको ऑलरेडी बताया था लेक्चर से पहले कि ये डील करता है इंटरलोकेटरी ऑर्डर को। इंटरलोकेटरी ऑर्डर बेसिकली है क्या? ये एक दरमियाना रास्ता होता है
जब दो पार्टी के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई लेन देन हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जिसका ख़राब होने का खदशा हो या नुकसान हो जाए कि अगर इस पर स्टे लग गया तो ये ख़राब हो जाएगी या इसका नुकसान हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू रूल 6, इसको पहले पढ़ते हैं, पावर टू ऑर्डर इन टर्म सेल। इसमें होता ये है, इसमें दोनों पार्टियों में से कोई एक भी अदालत को एप्लीकेशन देता है कि माय लॉर्ड हमें एक दफ़ा इन टर्म सेल, आर्जी तौर पर इसको सेल करने का ऑर्डर दिया जाए ताकि फर्दर हम इस चीज़ की कलेक्शन ना कर सकें या इस चीज़ को प्रोड्यूस ना कर पाएँ। ठीक है शाह जी। अच्छा, उसके बाद है जी हमारे पास ये ऑर्डर 6 बेसिकली क्या है, इन टर्म सेल, इन टर्म सेल। उसके बाद ऑर्डर 39 का रूल 7 है, डिटेंशन, प्रिजर्वेशन, इंस्पेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर आउट ऑफ सूट। अब ये हमें बताता है जी डिटेंशन, इंस्पेक्शन, प्रिजर्वेशन। इसके मुताबिक होता क्या है, दोनों पार्टियों में से कोई एक बंदा कोर्ट को एप्लीकेशन देता है कि ये जो सूट प्रॉपर्टी है इसकी डिटेंशन, इसका कब्ज़ा, इसकी इंस्पेक्शन और प्रिजर्वेशन, इसकी तहवील वगैरह और इसकी जांच पड़ताल की ज़िम्मेदारी मुझे दी जाए। इसके 3 पार्ट्स हैं इसी रूल के। पहले में वो ये कहता है कि मुझे डिटेंशन करने दी जाए, इंस्पेक्शन की करने दी जाए, प्रिजर्वेशन करने दी जाए। दूसरे में वो ये कहता है वो जिस एरिया में वो चीज़ पड़ी हुई है, वो प्रॉपर्टी जिस एरिया में पड़ी हुई है। नंबर 2 पे वो कहता है उधर मुझे क्या करने दिया जाए, एंटर होने दिया जाए। दूसरे में ये कहता है एंटर होने दिया जाए किस पर्पज़ के लिए, डिटेंशन के लिए, इंस्पेक्शन के लिए या प्रिजर्वेशन के लिए। तीसरी में इसी रूल की तीसरी बात में वो ये कहता है कि मुझे इसमें से सैंपल कलेक्शन करने दिया जाए ताकि मैं इसके मुताल्लिक सैंपल कलेक्शन करने दिया जाए और ऑब्जर्वेशन करने दी जाए ताकि इस चीज़ के मुताल्लिक मैं कोई रिपोर्ट दे सकूं। ठीक है, ये है हमारा रूल 7। अब उसके बाद है जी रूल 8, वही बात, नोटिस टू अदर पार्टी। इसमें भी क्या है, जैसे इधर स्टे हुआ, ठीक है, पहले क्या स्टे हुआ, उसके बाद उसको रोका गया, यानी कि इसमें मुदाखलत ना करो जिस चीज़ में स्टे हो गया। तीसरे बात पे उसने क्या कहा कि नोटिस करो उस पार्टी को जिसके खिलाफ स्टे है। इधर क्या हुआ, पहले में वो क्या कहते हैं इंटरम सेल का वो ऑर्डर लेता है, उसके बाद कोई एक कहता है मुझे इसकी तहवील दे, इसको चीज़ों को कब्ज़े में लेना, डिटेंशन मतलब कब्ज़े में लेना, तहवील में लेना, इंस्पेक्शन, प्रिजर्वेशन। अब 8वें पे क्या कहता है, यानी इधर का भी तीसरा है, इधर का भी तीसरा है। इधर भी वो कहता है कि अगर आपने किसी भी बंदे ने जिसने एप्लीकेशन दी हो, ख्वाह वो ए हो ख्वाह वो बी हो, जो भी होगा, दूसरी पार्टी को रूल 8 के मुताबिक क्या होंगे, नोटिस होंगे कि आपके पास ऑर्डर 6 और नहीं सॉरी ऑर्डर 39 के रूल 6 और 7 के तहत एप्लीकेशन आई है आपके खिलाफ, आप इसमें क्या कहते हैं। जब तक उसको नोटिस होगा उसके इल्म में बात जाएगी, उसके बाद कोर्ट क्या है डिसाइड करेगी। ठीक है, ये है जी हमारा रूल 8। अब आ गया हमारे पास रूल 9, व्हेन पार्टी में बी पुट इन इमीडिएट पोजेशन ऑफ लैंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट। यानी अगर एक बंदा डिफॉल्टर हो गया, कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, कोई गवर्नमेंट लैंड है, कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, वो एक बंदे के कब्जे में है, उसने उसके मतलब एक ख़ास किस्म का जो रेंट है, जो पेमेंट है, जो रेवेन्यू है, वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना था, उसने नहीं करवाया। सेकंड पार्टी आती है, वो कहती है जी जनाब जितना उसकी तरफ पेमेंट पेंडिंग है मैं वो भी पेमेंट पे करता हूँ, मैं नेक्स्ट जो आपका रेंट है वो भी पे करता हूँ, इसी की इमीडिएट पोजेशन जो है वो मुझे दी जाए। ठीक है, इसमें वो क्या कहता है, इसमें वो पोजेशन डिमांड करता है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास रूल है 10, डिपॉजिट ऑफ मनी
ETC in court. डिपॉजिट ऑफ मनी, अब इसमें यह कहता है कि कोई पैसों का लेन देन है, कोई अमाउंट के ऑर्डर हो जाता है, वो जिस भी अमाउंट का ऑर्डर होगा वो इन कोर्ट आपको देना पड़ेगा, वो अदालत में जमा करवाना पड़ेगा, अदालत के एलमद को जमा करवा दें, रीडर को जमा करवा दें, यानी वो कोर्ट ऑफिसर होना चाहिए, वो आगे जिस मर्जी पार्टी को दे दे। ठीक है, वो जो भी अमाउंट का ऑर्डर होगा वो कहाँ जमा करवानी होगी, अकॉर्डिंग टू रूल 10 अदालत में, कोर्ट में। ठीक है, ये जी था हमारा ऑर्डर 9। हमने कोशिश की है इंतहाई सिंपल करने की। अब इसमें अगर आप वर्ड फॉर वर्ड इसके कंसेप्ट जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा एक डिटेल लेक्चर भी हमारे YouTube चैनल पर पड़ा हुआ है। थैंक यू।